ओवरऑल आईटी सेक्टर के रिजल्ट्स लोग तो यही मान के चल रहे हैं ना कि हल्का नेगेटिव ही रहेगा, और वो प्राइस में है, उतना तो प्राइस में है नेगेटिव। अब इससे ज़्यादा और क्या नेगेटिव होगा नहीं पता, वो लोग क्या कमेंट्री देते हैं नहीं पता, क्योंकि उनके जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो डील हो चुके हैं, वो तो ख़त्म नहीं हो रहे। और सर्विसेज कहीं पे अभी एडिशनल टैरिफ टैक्स ये सब चक्कर में तो नहीं घुसता है। सर्विसेज का प्रॉब्लम ये है, वहाँ पे ग्रोथ नहीं रहेगी तो स्पेंडिंग नहीं होगी, उनको नया बिजनेस नहीं मिलेगा। तो उसका जी। आउटलुक कैसा देते हैं वो सुनने की बात। ठीक है, तो एक एक करके हम लेवल्स की बात कर लेते हैं। निफ्टी के लिए अब कल किस तरह का रिएक्शन आप देखने की संभावना देख रहे हैं शुक्रवार को, और फिर उसके बाद साप्ताहिक चर्चा में तो हम लोग आगे समझ ही लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी एक दिन किस तरह का रिएक्शन देखने जा रहे हैं? रिएक्शन बड़ा होगा और 23,100 से 23,500 ये कहीं पे भी ये रिएक्शन एक बार तो सबसाइड हो जाए। और 23,100 के ऊपर अगर आप क्लोज ले लें, 100 काफ़ी है क्या, हाँ 100 के ऊपर अगर क्लोज ले लें तो मोस्टली मुझे लगता है कि फिर से वही एजम्पशन से चलेंगे कि एक बारी ये बॉटम इन प्लेस है, और 23,500 के ऊपर निकल जाए तो ये जो टोटल फॉल हुआ है वो हम 38% रिट्रेस कर लेंगे ऑलमोस्ट। तो उसके बाद हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ना चाहिए, बाकी रिजल्ट धीरे धीरे बढ़ेगा तो वो भी कॉन्फिडेंस में ऐड करेगा। जी, लेकिन अगर हम 23,000 पे बंद होता हुआ देखें निफ्टी को इसके ऊपर, तो क्या 23,000 नीचे और फिर उसके बाद लगभग 24,000 वो फिर एक रेंज बन जाएगा जिसके अंदर मतलब आप शायद कुछ समय तक टाइम स्पेंड करेंगे? रिट्रेसमेंट थियरी से ही चलेंगे राजीव जी, लेकिन मुझे मेजर प्रॉब्लम अभी भी वही पुराना वाला लगता है 24,250 का, वो मेजर प्रॉब्लम है अभी भी। तो वो जब तक नहीं निकलेगा कोई बड़ा कॉल लेने का सिचुएशन नहीं है। वो तभी निकलेगा जब थोड़ी बहुत क्लैरिटी ग्लोबल फ्रंट पे आ जाए कि झगड़े का वर्स्ट चीज़ होगा। अब यहाँ पे मतलब जैसे समझे कि रशिया यूक्रेन शुरू हुआ तो शुरू में तो सारा टीवी न्यूज़ चैनल दुनिया सब जगह वही चला, और थोड़े समय के बाद पता चला ये तो न्यू नॉर्मल है भैया, लड़ो। तो फिर ऐसा वाला सब समझ में आ जाए कि हाँ हो गया जितना भी होना था, अब ये न्यू नॉर्मल है, चाइना यूएस लड़ते रहो मरते रहो, तो उसके बाद ठीक चलेंगे। जी, बिल्कुल। तो फिलहाल अब निफ्टी के बाद अगर मिड कैप स्मॉल कैप में कुछ अलग चलेगा या निफ्टी के साथ साथ ही ये सब भी आगे बढ़ेंगे? ये मेनली हमारे डोमेस्टिक रिजल्ट पे ही रहेंगे राजीव जी, क्योंकि मिड कैप में ना हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत है। अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारा ग्लोबल फ्रंट पे हमको दिक्कत दिख रही है, तो लोकल फ्रंट पे अगर रिजल्ट्स अच्छे आ गए तो इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ेगा, लेकिन फिर वही है कि जहाँ जहाँ खर्चा है वैसे वाले जगह पे अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी। मिड कैप में तो एक्चुअली बहुत अच्छा सिचुएशन बन गया था, लेकिन इन्होंने तो सब कांड करके खराब कर दिया है। तो देखते हैं एक बार 52,500 के ऊपर में मिड कैप 100 क्लोज हो जाए तो फिर से वही कॉल लेंगे कि ये जो था एबरेशन था, हम फिर से वो ऊपर चलेंगे, लेकिन मेन जो हम वो 56,000 के पहले बड़ा वाला कॉल नहीं लेंगे, 55। जी, लेकिन फिलहाल अभी क्या ये समझा जाए 47,000 के पास डबल बॉटम बन गया है? फेयर टू अज्यूम, मान सकते हैं बिल्कुल। तो इस तरह के डबल बॉटम की मतलब गुंजाइश ऊपर कहाँ तक खुलती है? ये पूरा का पूरा ये पैटर्न रिट्रेस होने का हो सकता है, और ये पैटर्न डबल बॉटम का रिट्रेस एक बार ये आपका करीब करीब समझें तो 53,500 के आसपास तक रिट्रेसमेंट इस पूरे डबल बॉटम की हो सकती जी, और स्मॉल कैप की कहानी देखें तो यहाँ भी लगभग वैसा ही है। इसमें आप शायद एक शब्द जोड़ेंगे, क्वासाई क्वासाई डबल बॉटम। है। हाँ, अग्रीड, 100% अग्रीड। थोड़ा सा वो कभी कभी होता है ना कि हथौड़ा मारते हैं तो एक पे थोड़ा जोर से पड़ गया तो थोड़ा सा ज़्यादा नीचे आ गया उसका सिर, तो है बट काइंड ऑफ आप मान सकते हैं। और देयरफॉर इस डबल बॉटम का अगर रिट्रेस हुआ तो फिर वही 17,000 के आसपास तक हम जाएंगे, 16.5 17,000, जहाँ पे हम इसकी रीअसेसमेंट करेंगे।
जी। लेकिन इन सब में आपके पास लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इनमें कहीं भी आपको ये दिखता है कि चलो ठीक है, ये जो वोलेटिलिटी चल रही है, इसके बीच में हमें मौके मिले, अब वापस वो नीचे वाले लेवल का इंतज़ार नहीं करना है और पोर्टफोलियो भरना है, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है या उसके लिए इंतज़ार ही करना होगा अभी? मुझे ये समझ में आ रहा है राजीव कि अपना बकेट लिस्ट रेडी रहना चाहिए सेक्टर स्टॉक्स का। मार्केट गिरे, थोड़ा-थोड़ा खरीद लीजिए और 22,000 के आसपास कभी भी कुछ भी रहता है तो फुली इन्वेस्टेड रहिए। नहीं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि अब 22,000 वापस मिलेगा, उसका इंतज़ार करना है या अब छोड़ दें 22,000 के मोहमाया को? क्योंकि अगर जब 22,000 आया उस समय तो इतना डर था कि कोई कुछ कर ही नहीं पाया होगा। लेकिन फिर भी मेरे मुँह से यही निकला था कि मैं फुली इन्वेस्टेड हूँ। क्या करेंगे? गिरता है तो एक सेम डिसीज़न लेना होता है ना कि हम क्या कर सकते हैं। अब जैसे मेरी कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी, तो जिस दिन वो 22,000 के नीचे गया, उस दिन लोगों ने पोज़ीशन काटा है, डर के भाग गए हैं, पोज़ीशन काट के। कुछ लोग सोना ले रहे हैं, कुछ लोग चाँदी ले रहे हैं। तो इसीलिए होता है ना कि बिना डॉक्टर के काम करोगे तो दवाई तो गलत खाओगे। तो अब 22,000 आने के लिए ये जो नया अनाउंसमेंट हुआ है, इसका खंडन होना चाहिए और बोलना चाहिए कि नहीं, हम अभी और सबको परेशान करेंगे। अदरवाइज़ 22,000 फिर से नहीं आना चाहिए। लेकिन स्टॉक्स उतने नहीं भागे हैं डोमेस्टिक वाले। हो सकता है आपको कुछ एक स्टॉक्स मिल जाए 5% 7% ऊपर, बट स्टिल जितने वो टूटे हैं 5, 7, 10% ऊपर जाने के बावजूद भी खरीदारी के ही कैंडिडेट बनेंगे। तो अपना बकेट लिस्ट सेक्टर के हिसाब से रखिए और उसमें खरीदारी कीजिए। बट अगर किसी को ये लगता है कि मेरे खरीदने के बाद मेरा पोर्टफोलियो 10% नीचे नहीं जाएगा, तो खरीदारी प्लीज़ मत कीजिए क्योंकि मुझे ट्रेंड क्लियर नहीं है। मुझे इतना पता है कि 22-23 के रेंज में कुछ भी खरीदा जाए, उसको समय दिया जाए, तो मैं अभी भी इस ओपिनियन का हूँ और रिज़ल्ट थोड़ा एसेस कर लूँगा। अभी भी इस ओपिनियन का हूँ कि ये फ़ाइनेंशियल हम 26 के नीचे तो क्लोज़ नहीं करेंगे या क्रॉस तो करेंगे, क्लोज़ का पता नहीं। 26 क्रॉस कर सकते हैं, 28 भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग हमारा कैसा डेवलपमेंट होता है। तो अभी चूँकि अचानक से ये जो डिसीज़न है विथड्रॉ नहीं किया गया मतलब चेंज किया गया है ना, तो जितना डैमेज हो सकता था इकोनॉमी को टैरिफ के कारण, उतना डैमेज नहीं हुआ। क्योंकि 10% एडिशनल टैरिफ मुझे लेकिन अब लगता है कोई भी आपके झेल पास जाए। 3 महीने का टाइम फ्रेम है ना, और उस 3 महीने के बीच में तो ये सब मान के चलेंगे कि हाँ, कई बाकी सारे लोग, जैसे भारत अमेरिका के बीच बातचीत चल ही रही है, तो ये उस बातचीत को पूरा करने के लिए 3 महीने का एक्सटेंशन है एक तरह का। तो दिशा साफ है कि चीन के साथ तो हम लड़ेंगे, बाकी सबके साथ नेगोशिएट कर लेंगे। हाँ, तो कहीं एक बीच का रास्ता निकल जाएगा और इससे होगा यही कि हमारी ग्लोबल इकोनॉमी पे जो बड़ा खतरा आ गया था, जी। वो बड़ा खतरा टल गया। नहीं, तो इसका अगर इसको मतलब है कि स्टेटस को तो इसका मतलब हम ये समझें क्या कि 22,000 की मोहमाया छोड़ दीजिए, अब वो दोबारा शायद ना मिले। जैसे एक बार हम पहले बात करते थे 14-15,000 की, उस मोहमाया में जो पड़े कि 14,000 पे खरीदेंगे, वो रह गए। नहीं राजीव, मैं हर बार रिपीट करूँगा 23,000 के नीचे कोई भी लेवल है, आप फुली इन्वेस्टेड रहिए। बट ये मान के चलिए कि आपका पोर्टफोलियो में थोड़ा ब्लड सम दिख सकता है। लेकिन 22 की में वेट नहीं करें, 23 के नीचे का कोई भी लेवल को ना छेड़े, 23 छोड़ें, 23 के आसपास का कोई लेवल। क्योंकि क्या अभी रिकवर कुछ नहीं होगा, खाली थोड़े से लार्ज कैप रिकवर हो जाएँगे, इंडेक्स आ जाएगा। पैसा तो आपका अच्छा खासा मिड और स्मॉल कैप में बनना है, वो कहाँ चलेगा अभी? तो वहाँ पे जाके जुटाइए और 23,000 के आसपास के लेवल में इन्वेस्टेड रहने में मुझे नहीं लगता कि कोई खास दिक्कत है। जी, ठीक है। बैंक और आईटी में कोई स्पेशल अभी कमेंट आपका? मुझे तो लगता है कि आईटी ट्रेड के हिसाब से जो करना है कर लीजिए। बाकी मैं उसमें टच नहीं करने वाला इन्वेस्टमेंट के लिए। और बैंक इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा कैंडिडेट है, बैंक है, एनबीएफसी है, दोनों बहुत अच्छा कैंडिडेट है। सिर्फ ध्यान रखना है कि जो अनसिक्योर्ड क्रेडिट वाला मामला है उसको थोड़ा सा ध्यान रख लें अभी भी, क्योंकि जैसा कह रहे हैं बैंक वाले, पर्टिकुलरली जैसे मैंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को सुना, उन्होंने यही बोला कि शायद Q4 में वर्स्ट विल बी ओवर फॉर देम इन टर्म्स ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिट का एनपीएस और उसके बाद चीज़ें रास्ते पे आ जाएंगी। तो एक क्वार्टर देख लेते हैं। बाकी इन जनरल हाई क्वालिटी बैंक, हाई क्वालिटी एनबीएफसी, कोई दिक्कत नहीं, पैसा वहीं बनना चाहिए। जी।
तो पैसा यहीं बनेगा, बैंक में बनेगा, लेकिन आईटी पर भरोसा अभी भी नहीं हो रहा है। लेकिन आईटी आपको वो लेवल दे रहा है जो 3 जून 2024 को मिला था आपको। आपको 3 जून के भाव मिल रहे हैं, 3 जून 2024 के भाव। मतलब ये भाव भी वैल्यूएशन पसंद वाइज नहीं आ रहे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कहूँगा। ऐसा क्यों नहीं पसंद आ रहे हैं? निफ्टी आईटी का ये वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट से मुझे अब ठीक लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। अनसर्टेनिटी था ना, इसलिए जी, इशू था। अगर मान के चलें कि स्टेटस को ट्रम्प कॉर्पोरेशन नहीं करेंगे और ग्लोबल ग्रोथ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, बस इस अनसर्टेनिटी में थोड़ा बहुत अगर इम्पैक्ट होना हो तो हो गया हो, या चाइना के कारण जो होना है वो हो, तो आईटी इज़ नॉट अ बैड कैंडिडेट, बट वैल्यूएशन कभी भी भूले नहीं। लार्ज कैप में भी वैल्यूएशन ठीक लग रहे हैं, मिड कैप का तो अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। हालांकि एक इंडिकेटर है राजीव जी, सारे गोरे ब्रोकर्स आईटी को इस लेवल पे डाउनग्रेड करने में लगे हुए, और वो जी। सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है बॉटम का। जी। मैं थोड़ा-सा और रिट्रेसमेंट को आगे करके देख रहा था कि अगर 26,000 जहाँ से सारी कहानी शुरू हुई थी, उससे कितना हम रिट्रेस कर गए हैं, तो लगभग वो 78.6% का रिट्रेसमेंट तो छू गए हैं। तो अब इसके बाद यहाँ से फिर आपको एक बाउंस बैक तो मिलेगा ही स्वाभाविक रूप से, बशर्ते टीसीएस की तरफ से कुछ नया बम ना फोड़ दिया जाए। तो वैसे में क्या ये समझा जाए कि इसने 30,000 31,000 के बीच में अपना, लगभग 31,000 पे अपना एक ठीक ठाक बॉटम बना लिया, और अब यहाँ से वापस इसमें नई कहानी शुरू हो सकती है क्या? देखिए, थोड़ा रिजल्ट तो देखना चाहिए। ओवरऑल जो इंडेक्स है अपने वैल्यूएशन बॉटम मैक्सिमम कह सकता हूँ, मैक्सिमम अपने वैल्यूएशन बॉटम से 5% ऊपर नीचे हो सकता है, इतने अनसर्टेनिटी में भी। तो यहाँ पे अच्छे कैंडिडेट्स को एकदम से बोल के कि मैं ऐसे लेवल पे लूँगा कि वो 100.05 डेसिमल पे लूँगा और उसके नीचे में कोई प्राइस नहीं आएगा, तो ऐसा तो किसी को नहीं मिलेगा। इस वैल्यूएशन पे अच्छे हाई क्वालिटी आईटी कंपनीज में, पर्टिकुलरली लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट शुरू करने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, प्रोवाइडेड आप थोड़ा-सा 2-3 साल का व्यू ले लें और एक बार टीसीएस इन्फोसिस को सुन लें।